आज के इस हमारे गहन विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है विजयनगर साम्राज्य। हमारे पास पुर्तगाली यात्रियों के वृत्तांत, फारसी डायरियां और इतिहासकारों के शोध मौजूद हैं। तो हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे ये साम्राज्य शून्य से उठकर एकदम शिखर तक पहुंचा और फिर कैसे राख में तब्दील हो गया। बिल्कुल, और इसकी शुरुआत बहुत ही रोमांचक है। हाँ, मेरे नोट्स में एक बहुत ही अद्भुत कहानी है। 1330 के दशक की बात है। हाँ। हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई जंगलों में संत विद्यारण्य से मिले और वहां उन्होंने एक अजीब घटना देखी। एक छोटे से खरगोश ने एक खूंखार शिकारी कुत्ते को खदेड़ दिया। हाँ, और देखिए, संत विद्यारण्य ने उस घटना का बहुत गहरा अर्थ निकाला। उन्होंने कहा कि इस भूमि की मिट्टी में ही कुछ ऐसा तेज है जहाँ कमजोर भी वीरों की तरह लड़ सकता है। और बस वहीं पर विजयनगर यानी जीत के शहर की नींव पड़ी। क्या बात है। अगर हम राजवंशों की टाइमलाइन देखें तो ये किसी भव्य वेब सीरीज के 4 सीजन जैसा लगता है। हाँ बिल्कुल, 4 अलग अलग घरानों का राज था। शुरुआत संगम वंश से होती है, जहां देवराय प्रथम जैसे शासकों ने कृषि के लिए बड़े बांध बनवाए। लेकिन फिर सालों वंश आते ही तख्ता पलट का दौर शुरू हो जाता है। मैं सोच रहा था कि इतनी अशांति क्यों थी। देखिए, ये अशांति सत्ता के एक वैक्यूम के कारण थी। जब संगम वंश के राजा थोड़े कमजोर पड़ने लगे तो जो क्षेत्रीय सेनापति थे उन्हें एहसास हुआ कि असली सैन्य ताकत तो उनके पास है। अच्छा, तो उन्होंने सत्ता हथिया ली। सही कहा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन तख्ता पलट ने साम्राज्य को तोड़ा नहीं, बल्कि कमजोर राजाओं की जगह मजबूत सैन्य शासक आ गए और इसी वजह से साम्राज्य टिका रहा और फिर अपने तीसरे दौर यानी तुलु वंश तक पहुंच सका। रुकिए, इस सैन्य ताकत वाली बात पर मैं थोड़ा और गहराई में जाना चाहता हूँ। मैंने पढ़ा कि एक नायंकर व्यवस्था थी जहां राजा सेनापतियों को विशाल जमीनें देते थे। क्या ये तबाही को न्योता देना नहीं था? उन्होंने बगावत क्यों नहीं की? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। व्यवस्था वाकई जोखिम भरी थी, लेकिन राजाओं ने इसे बेहतरीन तरीके से संभाला। जिन जनरल्स को जमीन मिलती थी उन्हें नायक कहा जाता था। उन्हें राजधानी में एक तय सेना रखनी पड़ती थी और नजराना देना होता था। तो राजा उन पर कंट्रोल कैसे रखते थे? बगावत रोकने के लिए राजा इन नायकों का अक्सर तबादला करते रहते थे और उनके परिवार वालों को राजधानी में एक तरह से सॉफ्ट हॉस्टेज या शाही मेहमान बनाकर रखा जाता था। अरे वाह, समझ गया। ये तो एकदम आज की कॉर्पोरेट दुनिया जैसा है, जहाँ रीजनल मैनेजर्स का तबादला होता रहता है ताकि कोई एक जगह ज्यादा ताकतवर ना हो जाए। बिल्कुल वही रणनीति थी। और प्रशासन के सबसे निचले स्तर पर आयंगार व्यवस्था थी, जहां एक गांव को चलाने के लिए 12 अधिकारियों की एक टीम होती थी जो पूरी तरह आत्मनिर्भर थी। इतनी साल पहले विकेंद्रीकरण का ऐसा मॉडल सच में हैरान करता है। और पुर्तगाली यात्री फर्नाओ नुनीज की डायरी पढ़ते हुए तो मैं और भी चौंक गया। हाँ, महिलाओं की भूमिका को लेकर, है ना? बिल्कुल। नूनीज ने लिखा है कि विजयनगर में महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित नहीं थीं। वो कुश्ती लड़ती थीं, ज्योतिष जानती थीं और महल की सुरक्षा के लिए हथियार भी उठाती थीं। हाँ, ये मध्यकालीन समाज को लेकर हमारी रूढ़िवादी सोच को पूरी तरह तोड़ देता है। और इसी मजबूत ढांचे ने तुलु वंश के सम्राट कृष्णदेव राय के स्वर्ण युग का रास्ता तैयार किया। वही कृष्णदेव राय जिनके दौर में कला और न्याय का शिखर था। जी हाँ, पुराने राजाओं की तरह उन्हें तख्ता पलट से नहीं जूझना पड़ा। इस स्थिरता का फायदा उठाकर उन्होंने जनता की भलाई के लिए शादियों पर लगने वाला कर तक हटा दिया। कमाल है। और उनकी वास्तुकला की तो बात ही अलग है। हम्पी का विट्ठल स्वामी मंदिर ही देख लीजिए। मंदिर के पत्थरों के खंभों को इस तरह तराशा गया है कि उन्हें थपथपाने पर सा रे गा मा पा संगीत की धुनें निकलती हैं। यही वो चकाचौंध थी जिसने पूरी दुनिया को आकर्षित किया। फारस के दूत अब्दुल रज़्ज़ाक ने लिखा था कि वहां के बाजारों में आम अनाज की तरह सड़कों पर खुलेआम हीरे और पन्ने बिकते थे। लेकिन यही दौलत सबसे बड़ा लक्ष्य भी बन गई। और फिर आता है 1565 का तालीकोटा का युद्ध। इतिहास कहता है कि विजयनगर युद्ध जीत रहा था, लेकिन अचानक सेनापतियों ने धोखा दे दिया। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे विशुद्ध राजनीतिक अवसरवाद था। प्रधानमंत्री राम राय ने सालों तक पड़ोसी सल्तनतों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कूटनीति अपनाई थी। जब वे एकजुट हो गईं, तो युद्ध के अहम मोड़ पर 2 प्रमुख मुस्लिम जनरलों ने पासा पलट दिया। राम राय को मार दिया गया। उसके बाद का इतिहास बहुत खौफनाक है।
रॉबर्ट सुएल ने लिखा है कि शायद ही किसी इतने भव्य शहर को इतनी बेरहमी से नष्ट किया गया हो। आज के हम्पी के खंडर उसी तबाही का जीता जागता कंकाल हैं।